आज के क्लास में समझते हैं व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. Counter current mechanism is a biological process where fluid move in opposite direction creating a concentration gradient. ये मैकेनिज्म हम लोग को मिलेगा किडनी में और द पार्ट ऑफ किडनी इन्वॉल्व इन इट इज लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा. तो ये हम लोग जो नेफ्रॉन के डायग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पे फ्लूइड का मूवमेंट इन केस ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन दिस डायरेक्शन एंड ब्लड का मूवमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो फ्लूइड मूव हो रहा है लूप ऑफ हेनले में, दिस आर्म ऑफ लूप ऑफ हेनले इज कॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब और ये जो आर्म है इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब. हाउएवर इन केस ऑफ वासा रेक्टा ये रिवर्स हो जाएगा. दिस वन इज द डिसेंडिंग लिम्ब and this is the ascending limb. So we can see that blood is flowing in opposite direction and the filtrate in case of loop of Henle is also flowing in opposite direction. तो अगर direction of fluid happening is in opposite direction तब हम उसको बोलते हैं काउंटर करंट. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो चीज़ इन्वॉल्व है. वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर and another is counter current exchanger. Counter current multiplier happens in loop of Henle and exchanger happens in vasa recta. तो ये मल्टीप्लायर का फंक्शन बेसिकली क्या होगा? ये होगा टू एस्टैब्लिश वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. और एक्सचेंजर का फंक्शन क्या होगा? दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. तो हम लोग बार बार ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में ये है क्या? तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ किडनी. वी कैन सी दैट देयर आर लाइक टू रीजन्स. वन इज द आउटर कॉर्टेक्स एंड वन इज इनर मेडुला. In outer cortex, the osmolarity of the fluid is 300 milliosmol per liter. But in case of medulla, from the border of medulla and cortex, the osmolarity progressively increases towards the renal pelvis. तो अगर हम लोग को ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट समझना है तो पहले हम लोग को ये कुछ टर्म समझना पड़ेगा. वन इज़ आइसोटोनिक, वन इज़ हाइपोटोनिक एंड वन इज़ हाइपरटोनिक. आइसोटोनिक अगर osmolarity है 300 milliosmol per liter in the body fluid, which basically means that in body fluid water and solute they are in a proper balance. But अगर solute concentration कम हो जाता है then we call it hypotonic. In this case to compensate for that balance water का amount बढ़ जाएगा तो body will be in overhydrated condition. और अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन दैट केस वाटर का अमाउंट ऑब्वियसली कम हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू कॉल द कंडीशन अ डिहाइड्रेटेड कंडीशन. तो किडनी इन केस ऑफ आइसोटोनिक कंडीशन विल एलिमिनेट यूरिन इन अ रेट ऑफ 1 ml per minute. लेकिन अगर सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ चुका है या सोल्यूशन कम हो चुका है देन किडनी विल बिहेव डिफरेंटली. So in case of overhydrated condition, that is hypotonic solution, kidney will try to get rid of the excess water by producing very dilute urine and large volume of urine. So rate of elimination would be 25 ml per minute and we can see that concentration is very dilute. It is only 100 milliosmol per liter. In case of hypertonic body fluid, kidney will produce highly concentrated urine. We can see कि यहाँ पे 0.3 ml पर मिनट इस हिसाब से यूरिन रिमूवल हो रहा है एंड कंसंट्रेशन इज 1200 milliosmol per liter. Now how this is achieved, like depending upon body's different hydration condition, how kidney is behaving differently and how it is possible. It is possible because of the counter current mechanism. तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है हम लोग पहले इसको देखते हैं कि हाउ इट इज़ अचीव्ड. ये जो वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं कैसे हम लोग उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे हाउ वासा रेक्टा इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू इट. तो वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग बिफोर वी गो इनटू दैट.
that loop of Henle का जो descending arm और ascending arm they behave differently. In case of descending arm, this is permeable to water, so water can go out of this but not permeable to the solute NaCl. In case of ascending arm, इस केस में ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ से solute can go out लेकिन water cannot go out, so water for water it is impermeable. Keeping this in mind, we can start our discussion. तो यहाँ पे हम लोगों ने लूप ऑफ हिनले का एक पार्ट हम लोगों ने अलग करके देख लिया है. दिस इज आवर डिसेंडिंग आर्म एंड दिस इज आवर असेंडिंग आर्म. ओके, एंड दिस रीजन इन बिटवीन डिसेंडिंग एंड असेंडिंग आर्म, दिस रेफर्स टू द इंटरस्टिशियम. ठीक है, तो इंटरस्टिशियम में इंटरस्टिशियम फ्लूइड होगा. बट नाउ हियर वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस बाय कंसिडरिंग दिस that the fluid is coming in batches and then an osmotic gradient is being established. तो यहाँ पे जब fluid पहली बार when first time enters the loop of Henle, then it is in the isotonic condition which is 300 milliosmol per liter. So in all over nephron, be it interstitium, be in all the arm of loop of Henle, the osmolarity is 300 milliosmol per liter. Okay. अब अगर हम लोग को एक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश करना है तो हाउ दैट कैन बी अचीव्ड. तो हम लोग को ये पता है कि एसेंडिंग आर्म से NaCl बाहर जा सकता है, मीन सोल्यूट बाहर जा सकता है. तो फर्स्ट पास में यहाँ पे 300 मिलीऑस्मोल है एसेंडिंग आर्म में, तो यहाँ से अगर 100 मिलीऑस्मोल सोल्यूट पंप आउट हो रहा है, देन इंटरस्टिशियम में जो फ्लूइड है वहाँ का कंसनट्रेशन, सोल्यूट कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा या ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगा. तो अगर हम लोग यहाँ से 300 से 100 माइनस करते हुए जाए एंड वी add that 100 milliosmol to this 300, then we get 400 in the interstitial fluid and 200 in the ascending arm of loop of Henle. So we can see that there is a difference of 200 milliosmol between the interstitial fluid and the ascending arm. So we have to maintain that 200 difference of 200 milliosmol. तो अब जाके जब ये मेंटेन हो गया है 400 and 200, 400 in the interstitial fluid and 200 in the ascending arm, अब हम लोग ये देखेंगे कि since interstitial fluid is now more concentrated, तो from the descending limb जहाँ से water बाहर आ सकता है, water will start coming out of the descending limb क्योंकि यहाँ पे solute concentration बढ़ गया है. ओके, तो एडजस्ट करने के लिए water will start coming out. तो वाटर जब बाहर आएगा डिसेंडिंग लिम्ब से, तो दिस विल चेंज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द फ्लूइड. तो यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझते हैं. अगर हम लोग के पास एक फ्लूइड है जिसका कंसंट्रेशन है 100 mg पर 50 ml, तो कैलकुलेट करने से कंसंट्रेशन कितना आएगा, 100/50 mg पर ml. So this comes out to be 2 mg per ml. Okay, now let's consider a situation जहाँ पे we are removing 50 mg. Okay, we are removing 50 mg. So in that case, अब हम लोग के पास है 50 mg per 50 ml. So what it does, it reduces the concentration. Okay, और अगर हम लोग यहाँ से fluid remove कर रहे हैं, let's say हम लोग removing 25 ml fluid from that तो in that case what will happen कि 100 mg per 25 ml, this will give us 4 mg per ml. तो इसमें से क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग सोल्यूट रिमूव करेंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, अगर हम लोग फ्लूइड रिमूव करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. ओके, हियर वी आर रिमूविंग सोल्यूट, यहाँ पे वी आर रिमूविंग फ्लूइड रिमूवल. ओके, तो इस केस में वही दिख रहा है हम लोग को. अगर हम लोग एसेंडिंग लिम्ब से सोल्यूट रिमूव कर रहे हैं तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है दैट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. यही सोल्यूट अभी इंटरस्टिशियम में ऐड हो रहा है विच इज़ इंक्रीजिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन या ऑस्मोलरिटी ऑफ दिस इंटरस्टिशियम. जब डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रिमूव हो रहा है, दिस इज़ इंक्रीजिंग द ऑस्मोलरिटी of the fluid present in the descending limb. I hope that clears up this situation कि यहाँ से 300 से ये 400 कैसे हुआ. Okay.
तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। नाउ डिसेंडिंग लिम्ब से और वाटर बाहर नहीं आ सकता है, तो अब जाके नेक्स्ट बैच ऑफ फ्लूइड शुड कम इन। तो नेक्स्ट बैच ऑफ फ्लूइड व्हेन इट कम्स इन, दिस हैज़ दिस ऑस्मोलर 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और उससे क्या होगा कि नाउ दिस फ्लूइड विल गो इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब, और डिसेंडिंग लिम्ब का जो फ्लूइड था इट हैज़ टू गो टू द असेंडिंग लिम्ब। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो दिस इज़ आवर इनिशियल कंडीशन वेयर दिस डिसेंडिंग लिम्ब वाज हैविंग ऑल द 400 ऑल द फ्लूइड इन 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसनट्रेशन। तो यहाँ से ये जो 400, ये वाला पोर्शन, दिस विल मूव टू दिस डायरेक्शन, और ये जो 400 है दिस विल कम इन दिस प्लेस। तो इनिशियल एरिया में यहाँ पे 300 मिली ऑस्मोल ये आया पीसीटी से, और 400 जो था वो मूव होके इधर चला गया, और ऊपर के हिस्से में जो 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर का जो फ्लूइड था वो आ गया इधर। तो अब यहाँ पे वी कैन सी कि जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था इट्स नॉट देयर एनी मोर, प्लस जो एक ग्रेडियंट मेंटेन कर रहे थे हम लोग बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द असेंडिंग लिम्ब, वो भी नहीं है। मतलब यहाँ पे फिर से असेंडिंग लिम्ब से सॉल्यूट पंप आउट होना चाहिए एंड डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर आ जाना चाहिए। तो वो कैसे हो रहा है फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे जब भी डिसेंडिंग लिम्ब का जो भी ऑस्मोलर रहेगा, वी हैव टू रिमेंबर दैट इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी वही होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी वी कैन सी दैट ये वाला पोर्शन में 300 मिली ऑस्मोल मेंटेन हो रहा है, और इस वाले पोर्शन में 400 मिली ऑस्मोल मेंटेन हो रहा है। अब वी कैन स्टार्ट आवर प्रोसेस कि अगर हम लोग असेंडिंग लिम्ब से 50 मिली ऑस्मोल अगर रिमूव करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट, तो दिस विल गिव अस 150 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन केस ऑफ ascending limb इस पोजीशन में, और वही 50 मिली ऑस्मोल विल बी एडेड टू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच विल टेक अप द टोटल ऑस्मोलिटी टू अप टू 350। तो 300 प्लस 50 350 इतना हुआ। और ये वाला पोर्शन से 400 से अगर हम लोग 100 मिली ऑस्मोल सोल्यूट अगर हम लोग बाहर पंप आउट कर रहे हैं और उसको ऐड करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ, तो दिस बिकम्स 500 और ये बन जाता है 300। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने मेंटेन कर लिया है। बट अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ चुका है एंड वी कैन सी इन द डिसेंडिंग लिम्ब के जो ऑस्मोलैरिटी है इट इज़ डिफरेंट, तो water will flow from its higher concentration to its lower concentration, and once it goes in this will increase the osmolarity of the descending limb as explained in this part। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वाटर रिमूव कर रहे हैं, तो वाटर रिमूवल होने के साथ साथ ये डिसेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, वी कैन सी जो वैल्यूज़ हम लोग को दिख रहा है डिसेंडिंग लिम्ब में, सेम वैल्यूज़ हम लोग को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी दिख रहा है। ओके, नाउ द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इसका यही मतलब है कि नाउ वी हैव टू अगेन स्टार्ट पंपिंग आउट NaCl फ्रॉम दिस आर्म एंड इट शुड बी फॉलोड बाई रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस आर्म। ओके, तो अगर ऐसा हुआ तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में 200 मेंटेन हो चुका है, और इन दोनों के बीच में भी 200 मेंटेन हो चुका है, यहाँ पे भी 200 मेंटेन हो चुका है। तो दिस शुड बी फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम दिस आर्म। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लिया है। तो अगर यही प्रोसेस और 2-3 बार कंटिन्यू करें तो अल्टीमेटली वी विल सी the establishment of a vertical gradient starting from 300 milliosmol per liter to up to 1200 milliosmol per liter। तो ऐसे ही हम लोग interstitial fluid which is basically the fluid present here, 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 ये सब जगह जो है इसको हम लोग बोले इंटरस्टिशियम। इन सब जगह पे एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग द so this is how counter current multiplier system is working। और उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि यहाँ पे जो एक प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ऑस्मोलैरिटी था वो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अब आई थिंक देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन
कि अगर बार बार हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर रिमूव कर रहे हैं एंड इट इज़ गोइंग इन द इंटरस्टिशियम, दिस शुड डाइल्यूट द ऑस्मोलरिटी, दिस शुड डाइल्यूट द सॉल्यूट कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियम, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग टिल नाउ। हम लोगों ने जितना भी देखा वहाँ पे ये वाटर का इफेक्ट इन द इंटरस्टिशियम वो हम लोग को नहीं दिख रहा था. Why is it so? तो now here comes in the role of vasa recta as an counter current exchanger. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दिस इज़ आवर लूप ऑफ हेनले और दिस इज़ आवर वासा रेक्टा. तो वासा रेक्टा का पहले जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का फ्लूइड फ्लो जो है वो थोड़ा रिवर्स में चलता है. डिसेंडिंग लिम्ब में ये गोइंग, इट इज़ गोइंग डाउनवर्ड, असेंडिंग लिम्ब में इट इज़ गोइंग अपवर्ड इन केस ऑफ लूप ऑफ हेनले. लेकिन वासा रेक्टा में ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब. ओके, तो व्हाट हैपन्स बेसिकली, जब भी ascending limb से NaCl पंप आउट हो रहा है, where is this NaCl going initially? Now vasa recta में blood is flowing in a very slow pace. तो ये NaCl since अभी इंटरस्टिशियम में NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा एंड वासा रेक्टा में NaCl कम है या सल्यूट कम है, तो NaCl will flow from its higher concentration to its lower concentration. ओके, तो अब ये जो सोल्यूट है दिस विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग विद द ब्लड एंड वंस इट कम्स टू दिस असेंडिंग लिम्ब, नाउ इतना सारा NaCl वासा रेक्टा के अंदर आ चुका है कि इसका कंसंट्रेशन जो है वासा रेक्टा में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द इंटरस्टिशियम. सो NaCl विल फ्लो आउट ऑफ दिस वासा रेक्टा इनटू द इंटरस्टिशियम. अब जैसे इंटरस्टिशियम के NaCl कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, वी नो दैट डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर रिमूवल हो रहा था. तो वाटर क्यों रिमूवल हो रहा था, क्योंकि NaCl का कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियम में बढ़ चुका है. सिंस सल्यूट कंसंट्रेशन हाई है और डिसेंडिंग लिम्ब में सल्यूट वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, अब अगर वाटर कंटिन्यूसली ऐसे इंटरस्टिशियम में पहुँचे तो दिस विल डाइल्यूट द सल्यूट कंसंट्रेशन एंड वी डोंट वांट दैट. वी वांट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वर्टिकल ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. तो अब ये H2O का रिमूवल होना चाहिए. तो हाउ इट विल हैपन, वासा रेक्टा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वाटर विल कम आउट ऑफ दिस डिसेंडिंग लिम्ब एंड इट विल बी टेकन अवे और ट्रांसपोर्टेड अवे बाय द वासा रेक्टा. तो ओवरऑल वी कैन सी के वाटर रुक ही नहीं रहा है इंटरस्टिशियम में, और अगर वाटर नहीं रुकेगा तो ऑब्वियसली सल्यूट यहाँ का जो ऑस्मोलरिटी है, ये ऑस्मोलरिटी पे कोई असर नहीं होने वाला है. ऑस्मोलरिटी विल इंक्रीज ग्रेजुअली एज एक्सपेक्टेड. तो वाटर विल बी टेकन अवे फ्रॉम द इंटरस्टिशियम बाय वासा रेक्टा. तो यहाँ पे वासा रेक्टा व्हाट इज इट डूइंग एक्चुअली, वासा रेक्टा इज एक्सचेंजिंग NaCl फॉर H2. अगर हम लोग ओवरऑल देख लें तो इट इज़ वर्किंग एज एन एक्सचेंजर. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, इट इज़ मल्टीप्लाइंग एंड इंक्रीजिंग द ऑस्मोलरिटी 300 से 1200 तक. एंड वासा रेक्टा व्हाट इट इज़ डूइंग, इट इज़ जस्ट मेकिंग श्योर कि ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहे. ओके